जय हिंद साथियों। आज का पहला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन कौन सा प्रावधान जो है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 40 का प्रावधान, अनुच्छेद नंबर 43 का प्रावधान, अनुच्छेद 43 कैपिटल बी और इसको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 2011 में। उसके बाद 46, 47 और 48 इन अनुच्छेद में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेंगे कि इन अनुच्छेदों से बाहर कौन सा ऑप्शन है। तो अनुच्छेद नंबर 40 इसमें है, अनुच्छेद 46 भी है, 47 भी है, लेकिन अनुच्छेद 49 इसमें नहीं है, यानी अनुच्छेद 49 का प्रावधान जो है वो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात की गई है? क्या अनुच्छेद 48 में की गई है, क्या अनुच्छेद 49 में की गई है, क्या अनुच्छेद 50 में की गई है, या क्या अनुच्छेद 51 में की गई है? वन बाय वन सारे अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 49 में क्या है, तो इसमें है कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के वस्तु, स्मारक, स्थान की सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है, तो इसमें है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है, तो इसमें है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में नहीं थे, तो इनको जोड़ा कब गया है? इनको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1976 में। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है रसिया से। अगला सवाल ये उठता है कि इसकी चर्चा किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4A में है। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद 51 कैपिटल ए में इसकी चर्चा है। ठीक है, अब जब आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक जो एडिशनल फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा है वो कब जुड़ा है, तो ये जुड़ा है हमारा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 2002 में। ठीक है, और कौन सा एक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी इसके तहत जुड़ा था, तो ये जुड़ा था हमारा कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो सवाल हमारा था कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, लोकसभा का सचिवालय किसके अंदर कार्य करता है। सबसे पहला सवाल कि संसद के सचिवालय की चर्चा, संसद का सचिवालय, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 98 में है। ठीक है। अब संसद के दो सदन होते हैं जैसा आप लोग जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो है अपना सचिवालय होगा और राज्यसभा का अपना सचिवालय होगा। अब लोकसभा का जो सचिवालय होगा वो किसके अंदर काम करेगा? तो ये जो है लोकसभा स्पीकर के अंदर काम करेगा, और जो राज्यसभा का सचिवालय है ये आपको किसके अंदर काम करेगा? तो ये राज्यसभा के चेयरमैन के अंदर काम करेगा। ठीक है। तो हमारा सवाल था कि लोकसभा का सचिवालय किसके अंदर कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? कौन सा विषय जो है यूनियन लिस्ट का नहीं है? ठीक है। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 100। स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं वर्तमान में? तो 61। और जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसमें 52 है। ठीक है। अब हमारा जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें क्या किया गया था? 5 जो सब्जेक्ट थे उसको स्टेट लिस्ट से उठा के कहां डाला गया था? तो कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 5 सब्जेक्ट को जो है वो स्टेट लिस्ट से उठा के डाला गया था कंकरेंट लिस्ट में। अब जरा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, रक्षा, बैंक, शिक्षा, रेलवे। तो रक्षा, बैंक और रेलवे ये तीनों जो है वो आपका संघ सूची का विषय है, लेकिन शिक्षा जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और ये भी पहले जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया 42वां संविधान संशोधन जिसमें कि 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से डाला गया कंकरेंट लिस्ट में, उसी समय शिक्षा को भी जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है। तो वर्तमान में शिक्षा जो है वो क्या है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। करंट में ये जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन से पहले ये क्या था? तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो कौन राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे? क्या लोकसभा के अध्यक्ष ग्रहण करेंगे? क्या प्रधानमंत्री ग्रहण करेंगे? क्या गृह मंत्री ग्रहण करेंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ग्रहण करेंगे? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सीजेआई ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के पद को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा इनमें से किस अनुच्छेद में है? ठीक है, देखा जाए अनुच्छेद 243 आई में क्या है? तो इसमें राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है। 243 जे में क्या है? तो इसमें पंचायत के खातों की जांच से संबंधित चर्चा है। ठीक है। 243 ओ में क्या है? तो इसमें है कि कोर्ट पंचायत के इलेक्टोरल मेथड में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। अनुच्छेद 243 के में क्या है? तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, सरकारिया आयोग का संबंध इनमें से किस प्रावधान से है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? क्या नारी उत्थान से है? क्या केंद्र राज्य संबंध से है? या क्या जनगणना से है?
तो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय। ठीक है, इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे जस्टिस JS सरकारिया। ठीक है, और ये जो है सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध के प्रावधान के तहत हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तीनों पदों को ग्रहण कर चुके हैं। हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तीनों पोस्ट को होल्ड कर चुके हैं। क्या जीवी मावलंकर ने किया था? क्या नीलम संजीवा रेड्डी ने किया था? क्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था? क्या वीवी गिरी ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जो कि राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेते हैं? क्या प्रधानमंत्री लेते हैं? क्या लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं? क्या उपराष्ट्रपति लेते हैं? क्या राष्ट्रपति लेते हैं? ठीक है, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति लेते हैं। और किसके सलाह पर लेते हैं? तो इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो दल बदल कानून से जो रिलेटेड आपका अयोग्यता होगा उसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेंगे, उसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इसके अलावा जो कारण से अयोग्य घोषित किया गया हो उसका निर्णय कौन लेंगे? राष्ट्रपति लेंगे और इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।